हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में वी हैड कंप्लीटेड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सेंट्रल डॉग्मा। ना पढ़ा हो तो पढ़ कर आना, ठीक है। इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने वीडियोज़ स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। जब आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन, और जब यही आरएनए से प्रोटीन बनता है सो दैट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोथ एंड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। इन चीज़ों के लिए प्रोकैरियोट्स को ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ई कोलाई की, ठीक है। ई कोलाई के अंदर ना एक जीन होता है। देखो ये जीन और ये पूरा कंसेप्ट ना मैंने सेंट्रल डॉग्मा में समझाया था, सो प्लीज़ वो समझ कर आओ, तब ये समझ आएगा, ठीक है। ई कोलाई के अंदर एक जीन होता है, टू बी स्पेसिफिक उस जीन का नाम है लेक-जेड जीन। ये लेक-जेड जीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली करता क्या है कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, समझे? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे जो ई कोलाई है, जो प्रोकैरियोट है, उसे बेसिकली एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोकैरियोट्स को ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, ओके। अब ना हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सी ट्रांसक्रिप्शन ले लो, ठीक है, ट्रांसलेशन ले लो, सबके 3 स्टेप ही है, चाहे आप यूकैरियोट ले लो या प्रोकैरियोट ले लो। अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी हाँ गाइस। ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसक्रिप्शन। चलो, बेसिकली 3 स्टेप्स है। कौन कौन से? इनिशिएशन, ठीक है, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। थर्ड इज टर्मिनेशन, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम इजी है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है जितना हो सके उतना इजी इस चीज़ को बनाओ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म चाहे प्रोकैरियोट हो, ऑर्गेनिज्म चाहे यूकैरियोट हो, उसके अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डीएनए स्ट्रैंड, आपकी नहीं, वो प्रोकैरियोट की, और ये है 3' to 5', ठीक है, ओके। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट है। चलो ई कोलाई का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर ई कोलाई का लेक-जेड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, लेक-जेड जीन प्रेजेंट है, और मुझे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनाना है। तो क्या करेगा ये लेक-जेड जीन? खुद ही वो प्रोटीन बनाएगा? नहीं, यहाँ पर सर्टेन स्टेप्स होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो लेक-जेड जीन होता है ना, लेक-जेड जीन के पहले, लेक-जेड जीन के पहले एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस, ओके। लेक-जेड जीन मतलब लेक-जेड नहीं, कोई भी जीन जिसका आपको प्रोटीन बनाना है, उसके पहले एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है। अब प्रमोटर सीक्वेंस के पास बेसिकली क्या होता है? देखो मैं ना सिर्फ ये प्रमोटर, ओके चलो सबको ही बड़ा कर देता है, ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। ये मेरा जीन जिसका मुझे प्रोटीन बनाना है, और ये है मेरा प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है, ये है मेरा प्रमोटर सीक्वेंस, इतना बड़ा। देखो मैं दिखाती हूँ, सुनो। अब ये प्रमोटर सीक्वेंस के पास ना रीजन्स होते हैं। रीजन्स मतलब कि कैसा? -35, -34,
33, 32, 31, ये खुद समझ लेना। और यहाँ पर एक -10, फिर -9, -8, -7, 6, 5, 4, 3, ये सब माइनस, हाँ माइनस याद रखना। और ज़ीरो सीक्वेंस आएगा जब ये ये ज़ीरो वाला आएगा, फिर उसके बाद +1 आएगा, ठीक है। मैंने ये सब क्यों बताया, मैं बता रही हूँ। देखो, ये है मेरा प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे ना आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दो सीक्वेंसेस है वो कौन सा, एक -35 वाला और एक -10 वाला। क्यों? देखो, -35 वाला जो सीक्वेंस है, -35 वाला जो सीक्वेंस है, वहाँ पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। और वो कौन सा सीक्वेंस होता है? टी 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 जी ए टी टी जी ए TTGACA, ठीक है। फिर 34 पर, -34 पर कुछ नहीं होता, -33 पर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होता इन द सेंस कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, नो डाउट, लेकिन जो एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है मैं बताती हूँ। जो आरएनए पॉलीमरेज को रिक्वायर्ड होता है ना, वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर, वो सीक्वेंस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक तो -35 पर और एक तो -10 पर। -10 पर कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है? दैट इज टाटा 80, ठीक है, टाटा 80, ये वाले सीक्वेंस प्रेजेंट होता है -10 पोजीशन पर। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड जिसका भी कुछ भी नहीं हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधा उसको प्रोकैरियोट से निकाला है और आप उसको देख रहे हो, आप उसको रेडी कर रहे हो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। ओके, अब ये आप समझ लो, ये है आपका पूरा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर फिर -9 आ गया, 0 तक आ गया और +1, और +1 के बाद आगे भी होगा, वो मैं आगे समझाती हूँ। देखो, अब ये जो -35 सीक्वेंस है ना, -35 सीक्वेंस पर आकर एक चीज़ बाइंड होती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, होलो एंजाइम, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या करेगी? इस सीक्वेंस पर आकर बाइंड कर जाएगी। उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो -35 है वही सीक्वेंस पर जाकर उसको बाइंड करना है? देखो मैं बताती हूँ। आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज की बेसिकली 6 सब यूनिट्स होती है, 6 सब यूनिट्स होती है, ठीक है। इन 6 सब यूनिट्स में क्या आता है? एक तो आते हैं कोर एंजाइम्स, ठीक है। कोर एंजाइम्स के नाम पर क्या होता है? अल्फ़ा 2, मतलब 2 अल्फ़ा प्रेजेंट होता है, बीटा डैश, और आपका आ गया ओमेगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा फैक्टर, ठीक है। 6 सब यूनिट हुए आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम मतलब कि एक टोटल एक बड़ा वाला एंजाइम जिसके अंदर छोटे छोटे एंजाइम्स और फैक्टर्स प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली होलो एंजाइम्स। तो इस होलो एंजाइम्स के अंदर 6 सब यूनिट प्रेजेंट होता है। 2 अल्फा के हो गए, 2 अल्फा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है ना, ये सिग्मा फैक्टर बेसिकली दिस बाइंड्स टू -35 रीजन। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज इट। ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, वो उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है और जाकर बाइंड करता है एट -35 रीजन। देखो, आरएनए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर, ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिग्मा फैक्टर अलग से गया और -35 पर जाकर बाइंड कर दिया, नहीं। ये जो पूरा आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर कोर एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और इसके अंदर सिग्मा फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो सिग्मा फैक्टर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखो सिग्मा फैक्टर भी प्रेजेंट है, अल्फा भी प्रेजेंट है, बीटा डैश, ओमेगा, सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। सारे कोर एंजाइम्स और सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सिग्मा फैक्टर है वो बेसिकली क्या करेगा कि -35 जो सीक्वेंस है वहाँ पर जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो देयर। अब ये आया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। रुको, कुछ थोड़ा ढंग का कलर ले लूँ। चलो, ये है मेरा आरएनए पॉलीमरेज,
मैम इतना बड़ा होता है? हाँ, आरएनए पॉलीमरेज इतना बड़ा होता है कि वो -35 से लेकर +1 तक का रीजन पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। ओके अच्छा, ये मैं ना थोड़ा एक्चुअली बड़ा कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा इजीली समझा सकूँ। चलो, यहाँ पर +1 है, ठीक है। ये हुआ मेरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। कैसे बाइंड हो गया? जो सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट था उसने रिकॉग्नाइज किया इस -35 वाले सीक्वेंस को, और उससे जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड किया मेरे डीएनए के स्ट्रैंड पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक कहानी खत्म हुई कि सिग्मा फैक्टर ने आके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा दिया। अब क्या हो रहा है कि अब -35 से लेकर, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर अगर -35 पर आकर आपने बाइंड करवा दिया तो यहीं से आपकी mRNA की जो चेन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अब देखो, यहाँ पर जो -10 रीजन है, यहाँ पर जो -10 रीजन है ना, उसका जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो है TATAAT, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक ये सीक्वेंस है, तो इसका मतलब सामने कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा? ATATA, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होती है ना भाई आपकी डीएनए, तो अगर आपकी एक स्ट्रैंड पर ये प्रेजेंट होगा तो आपकी जो दूसरी स्ट्रैंड है उस पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो अभी हम प्रायोरिटी ये जो मैंने ये नीचे वाली बनाई है ना उसको ले रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए अभी ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है उसको मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ कि मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा ना कि ये -10 पर जो सीक्वेंस है और ये जो बॉन्ड्स है ए और टी के बीच में, टी और ए के बीच में, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे। ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। देखो तो क्या हो गया? ATTA ठीक है, ये बॉन्ड्स बेसिकली टूट गए। तो ये काम कौन करेगा? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? इसके ये बॉन्ड्स को तोड़ देगा। सब कुछ एज इट इज़ है, सब कुछ एज इट इज़ ही है, सिर्फ इनके बीच के बॉन्ड्स टूट गए। तो क्या हो गया? ये जो है, ये जो बॉन्ड इनको पकड़ के रखता था, ये दो स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो गए, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड्स है वो अलग हो गए। डन। ये कहाँ पर हो रहा है? -10 वाले रीजन पर। अब मेरा -10 वाले रीजन पर मेरे बॉन्ड्स टूट गए, ठीक है। तो अब ये कैसा लगेगा मैं आपको बताती हूँ। सी, ये है मेरी पूरी स्ट्रैंड, ठीक है। ये कौन से कलर से, चलो ये कलर से बना देते हैं। यहाँ पर था मेरा -35 वाला रीजन, 34, ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर -10 वाला रीजन। -10 वाले पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर टाटा 80 बॉक्स प्रेजेंट है, टाटा 80 बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसका जो भी बॉन्ड था वो मैंने तोड़वा दिया, उसका जो भी बॉन्ड था वो मैंने, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट था ये मैंने क्या किया? तोड़वा दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसका ये वाला बॉन्ड तोड़वा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना वो अलग हो गई। ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना कि ऊपर वाली स्ट्रैंड को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं है। ओके, मैंने ऊपर वाली स्ट्रैंड को कर दिया रिमूव। अब क्या हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो एज इट इज़ बाइंड है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो एज इट इज़ बाइंड है, ठीक है। अब ये -10 के बाद कौन कौन से सीक्वेंस होंगे? -9 होगा, -8 होगा, डॉट 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 0, ठीक है। अब मेरा आया द सीक्वेंस +1 सीक्वेंस मेरा आया, ठीक है। देखो यहाँ पर, कहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये जो मैंने ये वाला टॉपिक आपको बताया ना, जहाँ तक ये बाइंड हो रहा है तब तक जो मेरा स्टेप ख़त्म हुआ दैट वाज इनिशिएशन। मेरा जो यहाँ तक का जो स्टेप था बाइंड होने तक का, ये जो मेरा स्टेप था दैट वाज इनिशिएशन, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा स्टेप स्टार्ट होगा दैट विल बी इलॉन्गेशन। यहाँ से मेरा स्टेप स्टार्ट होगा इलॉन्गेशन, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि +1, यहाँ पर आ रहा है द सीक्वेंस +1, अरे सॉरी, देखो यहाँ पर मेरा सीक्वेंस है +1,
ठीक है। +1 पर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस एक्चुअली नहीं प्रेजेंट होता है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि +1 एक रीजन है जहाँ पर एक सर्टन न्यूक्लियोटाइड मतलब तो पता है ना भाई, ATGC ये सारे प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर टाटा 80 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो एमआरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा वो ये प्लस वाले सीक्वेंस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये चलो, ये आरएनए पॉलीमरेज आया, यहाँ पर मेरी कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है। अभी आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ से मेरी स्ट्रैंड की, यहाँ से जो मेरा स्ट्रैंड है नया एमआरएनए, उसकी सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। ये +1 सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे कुछ +2 होगा, यहाँ पर कुछ +3 होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ +4 होगा, +5 होगा, ठीक है। तो ये आरएनए क्या करेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, +1 से आगे जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे मेरी जो ये एमआरएनए की स्ट्रेंथ है वो बनती जाएगी, समझे आप। देखो यहाँ पर +1 पर क्या है, मेरी इतनी स्ट्रेंथ बनी, ठीक है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा तो मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी लंबी हुई, फिर और जैसे मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा और मेरी एमआरएनए की चेन लंबी होती गई, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर मेरी ये एमआरएनए की चेन बन रही है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, इलॉन्गेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, इलॉन्गेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है एमआरएनए की चेन बनती जाती है। मतलब कि क्या होता है कि नए नए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे देती हूँ कि +1 पर फॉर एग्जांपल ये सारे सीक्वेंस प्रेजेंट है, GGC ATT C, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर यू सीक्वेंस आ गया, ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए ने ऐड किया, ये मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए ने ऐड किया, क्या हो रहा है, ये मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए ने ऐड किया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, CG, हाँ ये मेरा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सारे मेरे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता गया। जैसे जैसे मेरा आरएनए पॉलीमरेज +1 से +2 की तरफ गया, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होता गया, ठीक है। मेरा आरएनए पॉलीमरेज जब +5 पर पहुंचा तो मेरी इतनी जो एमआरएनए की चेन है वो बन चुकी थी। जब +6 पर पहुंचेगा तब कुछ और ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि मेरे डीएनए पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा एमआरएनए में, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फैक्टर के बारे में, दैट वाज सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर बेसिकली क्या किया कि उसने ये -35 वाले रीजन को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे ही आपका अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 न्यूक्लियोटाइड वाली चेन ग्रो करेगी, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई, ये जो नई एमआरएनए की चेन बनी मेरी, जैसे ही वो 9 to 10 न्यूक्लियोटाइड वाली चेन बन जाएगा, ग्रो हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर विल बी रिमूव्ड, सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि हर सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली 40 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ फंक्शंस बता दूँ आरएनए पॉलीमरेज के, फिर हम जाएंगे टू द स्टेप ऑफ टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सबसे पहले तो वो एक हेल्प करता है स्टेबिलिटी में, ठीक है। जो आपकी नई एमआरएनए की स्ट्रेंथ बन रही है उसकी स्टेबिलिटी में उसका हेल्प करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस जो डीएनए है, अच्छा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो ये नई स्ट्रेंथ बन रही है, देखो यहाँ पर मेरी एमआरएनए की नई स्ट्रेंथ बन रही है, ठीक है। तो मेरा ये आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मेरा आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर समझ लो मैं आ गई हूँ यहाँ +11 वाले रीजन में, +11 वाले रीजन से
इसके पहले वाले जो भी रीजन है लाइक +1 +2, यहाँ पर मेरी mRNA की चेन ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे +11 +12 जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, मेरी नई नई मतलब नई नहीं मतलब मेरी mRNA की चेन फर्दर बन रही है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ये RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये जो यूजलेस वाली चेन थी हमारी, यूजलेस वाली जो चेन थी वो खुलती जा रही है, ताकि यहाँ पर जो सीक्वेंस हो, यहाँ पर जो सीक्वेंस हो उसके अकॉर्डिंग मेरी mRNA की चेन बन सके, ठीक है। साथ ही में क्या हो रहा है, साथ ही में क्या हो रहा है कि ये जो पीछे वाला है जो ऑलरेडी mRNA बन चुका है, वो क्या हो रहा है एक दूसरे से वाइंड कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवाउंड हो रहा है, और आगे वाला जो है वो अनवाउंड हो रहा है। देखो पुरानी वाली चेन थी, ठीक है, पुरानी वाली चेन थी। पुरानी वाली चेन को मैंने क्या बोला, मैंने जो चेन को रब किया था वो आपके काम की नहीं थी, लेकिन स्टिल वो प्रेजेंट तो थी, ठीक है। तो आपका जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या कर रहा है कि ये वाली जो यूजलेस चेन है इसको हटा भी रहा है, इसको क्या कर रहा है, हटा भी रहा है, और साथ साथ में हटा नहीं रहा है इन द सेंस कि वो उसके जो दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये हमारे लिए यूजलेस हो गई है, राइट। और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नई वाली mRNA की चेन बना रहा है। अब क्या हुआ कि ये मेरा जो काम का DNA है ये रहा, और ये मेरा जो आगे बन रहा है वो ये है, ठीक है। अब मेरी जो mRNA की चेन है वो मेरी DNA की चेन के साथ वाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिवाउंड हो रहा है, और यहाँ पर जो पुराने वाली चेन के साथ जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो टूट रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हो रहा है अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से अगर मैं आपको स्टेटमेंट में लिख कर समझाऊँ तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ड्यू टू दिस DNA is continuously getting unwound ahead of the RNA polymerase अहेड, मतलब कि उसके आगे अहेड क्या हो रहा है, अनवाउंड, ठीक है। और बिहाइंड क्या हो रहा है, रिवाउंड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो RNA पॉलीमरेज है ना, RNA पॉलीमरेज ऑल्सो इट एक्ट एज अ स्टेबलाइज़र, मतलब कि स्टेबलाइज करता है आपकी mRNA की चेन को, प्लस उसको मतलब उसको अगर उसके अंदर कोई इंटरप्शन आ रही है इलॉन्गेशन के टाइम पर, अगर वहाँ पर कोई इंटरप्शन आ रही है तो उसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये मेरी जो बनी है, ये वाली जो मेरी चेन बनी है, ये वाली जो मेरी नई चेन बनी है दैट इज़ माई मैसेंजर mRNA, ये मेरी mRNA है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा एक्चुअली कहाँ हो रहा है, ये पूरा हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। mRNA, चलो अब ये मैं समझ लो, ये है मेरी mRNA की चेन जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती गई, ठीक है। नाउ अच्छा, अब अगर मेरी ये mRNA की चेन पूरी बन गई, देखो अभी बनी नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि अगर ये बन गई तो ये निकलेगी कैसे। तो ये जो मेरा RNA पॉलीमरेज है ना, RNA पॉलीमरेज के अंदर एक RNA एग्जिट चैनल होती है, RNA एग्जिट चैनल क्या करती है कि ये जो मेरा नया mRNA बना है उसको बाहर निकाल देगी एंड फर्दर भेजेगी फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके साथ साथ ना और भी अलग अलग टाइप के चैनल्स होती है आपके RNA पॉलीमरेज के अंदर। एक होती है न्यूक्लियोटाइड को एंटर होने के लिए, दूसरी होती है DNA को एग्जिट करने के लिए, जो मैंने अभी बताई वो होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एंटर करते जाते हैं, ठीक है। तो मतलब RNA पॉलीमरेज के अंदर बहुत सारी चैनल्स होते हैं, उसमें से ये एक RNA एग्जिट चैनल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर कभी ऐसा हो
कि कोई गलती हो जाए इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी सीक्वेंस है और यहाँ पर मेरा ए बन रहा है, जी के अगेंस्ट में ए नहीं बनता, ये आपको पता है। तो क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा कि इतने रीजन को काट देगा, इतने रीजन को क्या करेगा, काट देगा, और वापस से क्या करेगा कि यहाँ पर नया वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड करेगा। ठीक है, तो लिख लें हम ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो, इफ अ मिस्टेक इज मेड ड्यूरिंग mRNA synthesis, RNA polymerase, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो। RNA polymerase कैन रिमूव द इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड using the process called हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। ठीक है, अब ये चलो मेरी मस्त mRNA की चेन बन गई है। अब मैं आपको टर्मिनेशन समझाती हूँ। ठीक है, टर्मिनेशन मैं आज चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाऊँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। नए वापस से हम बनाते, ये हमारी डीएनए की चेन है। ठीक है, ओके, पहले मैं बता देती हूँ कि जो टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन 2 टाइप्स के होता है। टर्मिनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रो डिपेंडेंट एंड अनदर इज रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, ये रो इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखो, रो एक प्रोटीन है। ठीक है, अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो टर्मिनेशन उसके प्रेजेंस में भी होगी, अगर वो प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा तो भी टर्मिनेशन तो होगा, लेकिन दोनों के जो मेथड्स है वो अलग होंगे। ठीक है, देखो, अब ये है मेरी वापस से डीएनए की स्ट्रेन, ये है मेरा आरएनए पॉलीमरेज, ये उसने इतनी मेहनत करके जो एमआरएनए की स्ट्रेन बनाई है वो है। ठीक है, अब नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है ना कि अच्छा, ये भी मैं बना लेती हूँ mRNA। ठीक है, 3' से 5'। ठीक है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है ना कि जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, इसके पीछे ही एक प्रोटीन होता है जो साइमल्टेनियसली उसको ट्रैक करता है। ठीक है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रो प्रोटीन। ठीक है, देखो, रो प्रोटीन ट्रैक्स अलोंग बिहाइंड द पॉलीमरेज ऑन ग्रोइंग चेन। ठीक है, सॉरी, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कर लेना, बट समझो, रो प्रोटीन क्या करेगा, कंटिन्यूसली इसके पीछे पड़ा रहेगा, किसके? आरएनए पॉलीमरेज के। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा इतना जीन है जिसका मुझे प्रोटीन बनाना है, मेरा इतना जो जीन है उसका मुझे प्रोटीन बनाना है। क्या होगा यहाँ पर, जहाँ पर ये एंड हो रहा है, ये जो डीएनए टेम्पलेट है उसके एंड पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। मैम कितने सीक्वेंस है यार? सीक्वेंस तो होंगे, है ना, वरना लाइक बनेगा कैसे आपका एमआरएनए? ठीक है, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है, दैट इज़ जी रिच सीक्वेंस। ये बहुत ईजी है लर्न करने के लिए, मतलब पूरा यहाँ पर क्या होता है, जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है ये? एंड में। ये भी लिख देते हैं, एट द एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट देयर इज जी से मेरा मतलब है ग्वानिन। ठीक है, कुछ और मत समझो, जी रिच रीजन। ठीक है, जी रिच रीजन प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया है ये
जी रिच रीजन पे जैसे ही ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ये क्या हो रहा है, स्लो हो जाता है। ये क्या होता है, स्लो हो जाता है। और इसके स्लो होने की वजह से ये जो मेरा रो प्रोटीन है, ये जो मेरा रो प्रोटीन है वो इसके साथ क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। ये एमआरएनए की चेन, ठीक है, ये दोनों टकराए और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कोलाइड हो गया। अब इस कोलिजन की वजह से क्या होता है ना कि ये जो एमआरएनए की चेन है वो यहाँ से निकल जाएगी, ये जो चेन है वो यहाँ से निकल जाएगी एमआरएनए की, और ये फर्दर इट विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इट विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ हम लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जी रिच रीजन है, ये जी रिच रीजन क्या करेगा, विल स्लो डाउन द पॉलीमरेज, द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उससे क्या होगा, पॉलीमरेज जो है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है विल कोलाइड विथ रो प्रोटीन। रो प्रोटीन के साथ क्या होगा, उसका कोलिजन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि एमआरएनए जो है वो एमआरएनए विल रिलीज, एमआरएनए विल रिलीज। ठीक है, ये जो मैंने बात की दैट वाज बेसिकली अबाउट रो डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है, रो प्रोटीन है, वो प्रेजेंट था। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रो डिपेंडेंट, ठीक है, देखो रो डिपेंडेंट में थोड़ा बहुत सेम ही है। ये मेरी डीएनए की चेन, ठीक है, ये है मेरी डीएनए की चेन, ठीक है, और ये है मेरा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और ये है मेरी एमआरएनए की चेन जो अभी बनी है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि ये जो एमआरएनए बना, ये जो मेरा एमआरएनए बना ना, वो क्या होता है, फोल्ड बैक हो जाता है। फोल्ड बैक मतलब कि ये देखो, इसके अंदर सर्टेन सीक्वेंसेस तो होंगे, राइट, मतलब न्यूक्लियोटाइड तो ऑफकोर्स होंगे ना, ए होगा यू जी सी, ए यू जी जी, कोई तो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। टी के अलावा, टी नहीं होता है, आपको पता है ना, एमआरएनए की चेन में टी की जगह यू होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि ये जो मेरा एमआरएनए का सीक्वेंस है, मैं यहाँ पर सिर्फ एमआरएनए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये जो मेरा एमआरएनए का सीक्वेंस है ना, वो फोल्ड बैक हो जाता है। फोल्ड बैक होकर ना वो एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँ अगर, देखो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और मतलब अगर ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, लाइक जी और सी का बॉन्ड आ गया, मतलब ये पूरी सीधी होती है, सीधी सादी होती है। भोला भाला था सीधा साधा था, मतलब ये जो पूरी सीधी थी वो अब क्या कर रही है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस होंगे वो अंदर अंदर एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं, जी सी से बाइंड कर रहा है, ए यू से बाइंड कर रहा है, तो ऐसा पूरा मेरा ये हेयर पिन लूप बन गया। ठीक है, ये एक चीज़ हो रही है रो इंडिपेंडेंट में। दूसरी चीज़ क्या हो रही है ना कि इसके एंड में एक रीजन होता है जिसका नाम है ए रिच रीजन। ए रिच रीजन मतलब कि ए ए का फुल फॉर्म क्या था, अरे यार देखो, एडेनिन, ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरैसिल, याद रखना। ए रिच रीजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा ना कि डीएनए पॉलीमरेज चलो आगे बढ़ता गया, ये मेरा पॉलीमरेज आगे बढ़ता गया, ये मेरी एमआरएनए, ये समझ लो, चलो ये यहाँ पर एक तो ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा, अगर ए रीजन प्रेजेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मेरा यू बनता जा रहा है, यहाँ पर मेरा यू बनता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पर था पहले, एक मिनट में ये यूज़ कर लेती हूँ, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरी जो ये एमआरएनए की चेन है वो बन गई पूरी,
ये रफ इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होता है। अब जो ए और यू का जो बॉन्ड है ना वो बहुत वीक होता है। ए और यू का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जी और सी में ना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा यहाँ से। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर निकल जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अब जो ये मेरी एमआरएनए की स्ट्रैंड है वो फ्री हो गई, ठीक है। ये जो एमआरएनए की स्ट्रैंड है मेरी वो फ्री हो गई, ओके। एंड नाउ दैट इज़ रेडी फॉर द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा हम लिख दें, ठीक है। द एमआरएनए फोल्ड्स बैक फॉर्मिंग हेयरपिन स्ट्रक्चर, ठीक है। हेयरपिन स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो गए, इसलिए तो वो ऐसा कुछ बना पाया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ने पकड़ कर रखा था स्ट्रक्चर को, ठीक है। एंड में क्या होता है, एंड ऑफ किसका, टेम्पलेट डीएनए के एंड में क्या होता है, ए रिच रीजन, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था, जी रिच रीजन, ठीक है। ए रिच रीजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पॉलीमरेज है वो क्या करता है, यू ऐड करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड यू ऐड करता जाता है, और ए और यू की जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैसी होती है, बॉन्ड इज वीक, दैट लीड्स टू डिटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो नाउ अब क्या हो रहा है, आपका एमआरएनए आज़ाद हो गया। आपका एमआरएनए क्या हो रहा है, अच्छा एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए तो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, सॉरी ट्रांसलेशन के लिए। और ये जो मेरा पॉलीमरेज है जिसको मैंने ज़बरदस्ती डिटैच किया वो क्या करेगा, वो या तो दूसरे जीन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, या तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शन वापस से करेगा विद द सेम जीन, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रोटीन बनाना है तो ऑफकोर्स वापस से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बेसिकली इज फ्री, यार ये कितना धीरे लिखता है, इज फ्री टू बाइंड, इससे ज़्यादा स्पीड में तो तुम्हारा ब्रेकअप होता होगा, टू बाइंड टू अनदर जीन और रीस्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए तो आगे जाएगा फॉर द ट्रांसलेशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। देख लो भाई एक बार, कोई डाउट हो देन जस्ट टेल मी। चलो बाय।